नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। बड़ी कृपा की आपने पुनः संवाद का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, बंगाल में पहले दौर का मतदान हो चुका है, दूसरे दौर के मतदान की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन इस बीच तृणमूल कांग्रेस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश का एक आतंकवादी गुट है, उसका एक आतंकवादी पिछले 10 साल से तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता बना हुआ था, अब जाकर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। आप देखती चलिए, ये पश्चिम बंगाल का निर्वाचन जो है कई चौंकाने वाले तथ्य देश के सामने रखेगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल से टीएमसी का सदस्य बन करके ये चरमपंथी टेररिस्ट बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल में रह करके और टीएमसी का काडर बन करके स्लीपर सेल की तरह ऑपरेट कर रहा था। अब इससे ज्यादा ज्वलंत प्रमाण क्या हो सकता है? और उसके बाद देखिएगा कालांतर में कैसे टीएमसी वालों ने भी इनसे हाथ झाड़ करके शिकायत कर दी कि नहीं, ये हमारी पार्टी का नहीं है। अब जिसकी बात आपने कही है उसका नाम है उमर फारूक बेपारी। उमर फारूक बेपारी। और जो बांग्लादेश की जो संगठन है एबीटी, अंसारुल्लाह बंगला टेररिस्ट, ये इनका संगठन का नाम है। अब उमर फारूक जो था ये यहां 10 साल से क्रियाशील था। टीएमसी का चलता फिरता ये दफ्तर था और हैंडलर भी था। उनका टीएमसी की पार्टी का कई काम भी करता था। और टीएमसी के काम का मतलब तो था नहीं कि निस्वार्थ भाव से सेवा करता होगा या सेवा भाव से, क्योंकि ये जिस तरीके का ये शोषण करते थे जनता का, जिस तरीके से ये धन उगाही करते थे, जिस तरीके से ये एक्सटॉर्शन करते थे, ये सर्वविदित है। अब तो धीरे धीरे निर्वाचन के दौरान ये सब बातें खुल करके आ रही हैं। और इसने यही नहीं कि कितने गुंडों को और रोहिंग्यास को, बांग्लादेशियों को इसने अपनी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिलवाए और लोगों को जो नाजायज बांग्लादेशी वगैरह थे इनको भी रिहेबिलिटेट करने में इसका बहुत हाथ था। अपने पेपर्स में इसने किसी का महिला को अपनी मां का नाम बताया था। अब जब कलई खुलने लगी तो मां ने ये आवेदन दिया, ये हमारा बेटा नहीं है, मैं इसकी मां नहीं। और टीएमसी के जो पंचायत सदस्य थे, दो जो कि इसके जामीनदार थे, उन्होंने भी कहा कि ये हमारा मेंबर नहीं है और ये बिल्कुल बांग्लादेशी नागरिक है। उन्होंने भी हाथ झाड़ के साफ अलग हो गए जब समझे कि अब मामला आगे बढ़ जाएगा तो उनके लिए भी बताने, सवाल जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो मां ने अपने हाथ अलग कर लिए। तथाकथित माने, माने नहीं, तथाकथित माने जो इनके पंचायत टीएमसी के हैंडलर्स थे जो कि इनके साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी डीएम को दरखास्त दे दी। पंचायत सदस्यों ने, ये टीएमसी का सदस्य नहीं है, बांग्लादेशी है। सवाल ये उठता था कि अगर आप इसको बांग्लादेशी मानते थे तो आपने पहले ही क्यों नहीं कह दिया था? आपने पहले ही क्यों नहीं कह दिया था? लेकिन जब मालूम पड़ा कि अब आप सिक्योरिटी फोर्सेस और एसआईआर की कार्रवाई चल रही है, तब आप क्यों जागे? आपको पहले जागना चाहिए था। तो आपकी क्रिमिनलिटी तब मालूम पड़ती अगर आप पहले बताते। लेकिन जब चूड़ी कस दी गई, एक एक आदमी का हिसाब शुरू हो गया, शुमारी शुरू हो गई, सेंसस शुरू हो गया, तब आप जागे। तो मैं तो चाहूंगा इनकी माता जी का भी रोल को एग्जामिन किया जाए। जो 2 टीएमसी के जो पंचायत सदस्य थे जिन्होंने डीएम को लिखा है, उनकी भी जांच की जाए। और जिन जिन ने इनको टीएमसी को उमर फारूक को ला करके रखा, उमर फारूक व्यापारी को, उन सब की जांच होनी चाहिए। ये एक मिसाल है। ये आपने एक आदमी को नहीं पकड़ा है, आपने एक तौर तरीके, एक मोडस ऑपरेंडाई, एक सिस्टम को पकड़ा है जिससे मालूम पड़े कि उमर फारूक व्यापारी ऐसे लोग बांग्लादेश से आकर के कैसे टीएमसी के, अब आप समझ सकती हैं कि जो एक दुश्मनी का भाव रखता है, जो टीएमसी की दुश्मनी का भाव रहता है मेजॉरिटी कम्युनिटी से, हिंदू के पूजा स्थलों से, मंदिरों से, तो ये उमर फारूक व्यापारी जो है ये उसका एक नमूना है कि क्यों उसकी घृणा टीएमसी करती है। कि जय श्री राम कह दे कोई तो गाड़ी रुक करके ममता गरियाने लगती है। तो उसकी समझ में बात आती है कि जब आप अपने काडर में बांग्लादेशियों को इतना शामिल किया है तो वो घृणा कहीं जाएगी थोड़ी ही। लेकिन जैसे मवाद एक फोड़े का बाहर आ गया उमर फारूक व्यापारी की तरह, अभी कितने ऐसे और फोड़े हैं उन पर भी चीरा लग करके उनकी शल्य चिकित्सा सर्जरी होने की आवश्यकता है। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। सर, ये आतंकवादी गुट से ताल्लुक रखता है तो इसने तो पता नहीं कितनी आतंकवादी घटनाओं को भी अंजाम दिया होगा। आपको याद होगा अभी हाल ही में बहुत सारे बमबाज थे, 800 के आसपास जिनकी तादाद बताई जा रही थी, जिनकी गिरफ्तारी की बात हो रही थी और टीएमसी पहुंच गई थी कलकत्ता हाई कोर्ट। तो सर ये भी तो बमबाज ही होगा ना, ये यहाँ रहकर कोई दस्तावेजी थोड़ी बना रहा होगा, पता नहीं कितने बम बना रहा होगा, कितनी माइनिंग बिछा रहा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, ये कोई शरीफ ज्यादा थोड़ी है, ये नहायत शातिर बदमाश है। और
ये अंसारुल्लाह बंगला टेररिस्ट, इसकी तो संगठन का नाम ही एबीटी, अंसारुल्लाह बंगला टेररिस्ट, ये तो चरमपंथी, घोषित चरमपंथी है। और इसने कितने लोगों को संगठित किया होगा, कितने बम बनाने में मदद किया होगा, इलेक्शन को कितना को प्रभावित करते होंगे। और आपने देखा होगा एक तरीका होता है, जैसे मान लीजिए हत्यारा भी होगा तो हत्या करेगा, और एक होता है निर्मम हत्यारा, वो गणासे से काटेगा, वो आंख में गोली मारेगा, वो आंख में चाकू मारेगा। तो अब समझ में बात आ रही है कि आखिर इन गुंडों को जिस तरीके के नृशंस हत्या होती थी, हत्या करके पेड़ पे टांग देना, अब समझ में आ रहा है कि जो चरमपंथी है जैसे ये है उमर फारूक व्यापारी और इनका एबीटी जो संगठन है, वो जब हत्या करेंगे तो ऐसे करेंगे जो कि पार्श्विक हत्या तो खैर हत्या ही है, लेकिन उसको और निर्मम बनाना ये इनके डीएनए में है। और वो चीज सामने आ गई, वो कोई किसी से छुपी नहीं है अंजू जी। तो ये अच्छा है संतोष, अब इनकी कायदे से गहराई से पूछताछ हो, इनके पूरे सरगनाओं का पता लगाया जाए, टीएमसी में कौन कौन इनके समर्थक थे उनको भी बनाया जाए। लेकिन अब मैं ये चाहूंगा कि जिस तरीके से जासूसी करने वाले गली गली मोहल्ले मोहल्ले पकड़े जा रहे हैं, अब इनके लिए हमें कानून के बदलाव की जरूरत है। अब वो सामान्य कानून की 6 महीने 1 साल 2 साल वाले नहीं, जिस तरीके से हर मोहल्ले में आईएसआई एजेंट स्लीपर सेल मिल रहे हैं, अब आप अगर पाकिस्तान से टच में हैं, अब अगर आप पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं तो शुरुआत 10 साल की जेल से होगी। ये मैं चाहूंगा कि सरकार जैसे पेट्रियट एक्ट अमेरिका का है उससे भी कड़ा कानून लेकर के आए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 4 लखनऊ में पकड़े गए, दिल्ली में 5 पकड़े गए, कोई आपका सीसीटीवी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब इनके बारे में मेरा ये होगा कम से कम 10 साल की जवानी तो खत्म हो जाए, बाकी 10 साल के बाद आगे की कार्रवाई जो हो वो उसके बाद हो, जिससे कि कम से कम ये 25 साल से जेल की सलाख पीछे जाए और ये कड़ा संदेश पूरे देश में चला जाए कि पाकिस्तान की तारीफ करने वाला और पाकिस्तान परस्त होना या पाकिस्तान के लिए जासूसी करना तुम्हारे खानदान के लिए ये मौत की घंटी होगी। आप इससे सहमत हो तो बताएं। बिल्कुल सर, क्योंकि आप ये देखिए ना कि ये एबीटी गुट से भले ही ताल्लुक रखता हो, पता नहीं कितने और आतंकवादी टीएमसी में होंगे इसकी तरह, जो कि पूरे पश्चिम बंगाल में यहाँ वहां गदर मचा रहे होंगे। कितने लोग होंगे सर इसके साथ, और आईएसआई से इसके तार भी जुड़े होंगे सर। किसी के कहने पर तो यहाँ आया, कोई तो इसकी फंडिंग कर रहा होगा, कोई तो इसका नापाक मकसद होगा। और जैसे आपने बताया कि यूपी में भी यूपी एटीएस ने अभी 2 नोएडा से आईएसआई के आतंकियों को पकड़ा है सर। उनमें एक का नाम तो हिंदू है, तुषार चौहान जी। अब ये बड़ा एक दिलचस्प मामला आपने बताया कि जो यूपी से पकड़ा गया है यूपी एटीएस ने, कि जिस तरीके से आईएसआई के टच में आए, एक लड़का जिसका नाम है तुषार चौहान, जो बताया जाता है कि मेरठ का रहने वाला है, ओरिजिनली देहरादून का रहने वाला था, और दूसरा है समीर खान, और जो तुषार चौहान है उसका एक नाम है हिजबुल्ला अली खान। लगता है कि उसने अपना नाम हिजबुल्ला अली खान कर लिया था, या कन्वर्ट हो गया हो, या जो भी कारण हो, लेकिन उसका 2 नाम था। एक तो तुषार चौहान, जो कि माता पिता के इंटरव्यू का कि मेरे बेटे का नाम तुषार है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे उसकी प्रेजेंस है उसमें उसने बताया है कि उसका नाम हिजबुल्ला अली खान है। और इनके बारे में जब बातचीत मालूम पड़ी कि ये आईएसआई से टच में थे, आईएसआई से न सिर्फ ये टच में थे कि इंस्टाग्राम और एनक्रिप्टेड ऐप के जरिए ये हर तरीके के दंडफन में शामिल थे। इनका काम था युवाओं को रिक्रूट करना, उनको रेडिकलाइज करना, और रिकॉनेसेंस किलिंग्स, मतलब टारगेटेड किलिंग्स। और कहां पर? नोएडा में। अभी आपने नोएडा में दंगा फसाद देखा। अब अगर मान लीजिए ऐसे इनके मंसूबे थे, तब ये भी हमें समझता हूं इसको जोड़ के देखना चाहिए पूरी पिक्चर को। आपका दंगा फसाद हुआ, उसमें भी पाकिस्तान की बात चर्चा में उठी थी। उत्तर प्रदेश की सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री का इससे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। अब अगर ये टारगेटेड किलिंग ये दोनों लड़के नोएडा में करना चाहते थे और ये पाकिस्तान से लिंक्ड है, तो सारा ताना बाना अब आपके सामने और खुल करके आ रहा है। और ग्रेनेड अटैक करना चाहते थे, अब नोएडा में या एनसीआर में ग्रेनेड अटैक हो, टारगेटेड किलिंग हो, आप उसके दुष्परिणाम और दूरगामी परिणाम अंजू जी समझ सकती हैं, भयावह, उसके बहुत भयावह परिणाम होंगे। लेकिन जब ये नोएडा में जो डिस्टर्बेंसेस हुए, तभी ये कहा गया था कि इसमें टूल किट है, और टूल किट के साथ साथ किसी विदेशी शक्ति का भी इसमें है, जो अर्बन नक्सल्स को इन्होंने प्रमोट किया है। वरना आदित्य आनंद और इस तरीके के लोग आ जाए, इनका कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ, उससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि नोएडा का जो डिस्टर्बेंस था वो ऑर्केस्ट्रेटेड था, उसे पाकिस्तान का पूरी तरीके से हाथ था। अब तुषार चौहान की हम बात करें तो इनकी मां शायद नर्स है, देहरादून से रिलेटेड है,
मेरठ में ये लोग रहते हैं, और मेरठ में जब ये लोग रहते हैं तो इसके बारे में अगर आप देखिएगा तो इनकी मां ने कहा, इनके बाप ने आज तक किसी टेररिस्ट के परिवार में ये नहीं कहा कि हम दोषी हैं, हमारा लड़का दोषी है। इन्होंने भी यही कहा, मेरा लड़का बड़ा मासूम है, मानसिक तौर पे विक्षिप्त है, उसकी हम बहुत दवा करा रहे हैं, उसका इलाज हमने देहरादून में कराया, मेरठ में कराया, दिल्ली में कराया, और उसको पीटीएसडी है, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। लेकिन तुमने ऐसा कौन सा काम करते कि तुम्हें पीटीएसडी हो जाएगा? पीटीएसडी तो होता है जो युद्ध भूमि में जाते हैं, जो फाइटर पायलट्स होते हैं, जिन्होंने बहुत संघर्ष जीवन में किया है। तुम दिन भर बैठ करके अश्लील फिल्में देखा करते हो, तुम्हें कहां से पीटीएसडी हो जाएगा? बस एक नाम सुन लिया और अपनी डिफेंस के लिए एक फाइल तैयार कर ली, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उनका उसका इलाज चल रहा है, दवाई भी खाता था, गुमसुम रहता था। गुमसुम रहने के साथ साथ उसको तो यही नहीं होता कब खाना खा रहे हैं। तो एक तो दिमागी उसका जो है संतुलन ठीक नहीं था, माँ बाप के ऊपर जाए, दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, गुमसुम रहता था। लेकिन इतनी तो सुध-बुध रहती थी कि तुमने अपना नाम बदल करके तुमने हिजबुल्ला अली खान कर लिया, तुमने आईएसआई से संपर्क साध लिया सोशल मीडिया पे जाके आपत्तिजनक साहित्य तुमने डाउनलोड किया, सोशल मीडिया पे जाकर के तुमने एक अपना फ्रेंड सर्किल तैयार, तब तुम्हारी सुध-बुध जो थी बिल्कुल दुरुस्त थी। लेकिन जब पुलिस आई, जब पूछताछ शुरू की, कड़ाई शुरू की, तब कहते हम तो साहब हमको कुछ पता ही नहीं है, हमारा बच्चा, कोई ये नहीं कहता कि लड़का, हमारा बच्चा बहुत मासूम है और वो बिल्कुल जो है गुमसुम रहता था, हम लोगों ने बड़ा इलाज कराया। लगभग यही कहानी इन साहबजादे की भी है, समीर खान मेरठ के रहने वाले। जब उनके यहाँ कोई एक पत्रकार गया तो वो उनके वाले साहब बनियाइन और लुंगी पहन के बैठे हैं, वालदा बैठी हैं और पीछे उनकी बहन बैठी है। वालदा कहती कि साहब मुझे तो दिल का दौरा, मुझे तो चक्कर आते हैं। वो अब्बा कह रहे हैं कि साहब मैं तो दिल का मरीज हूं, मुझे तो 3 अंगूठियां लगी, मतलब वो स्टेट को कह रहे हैं कि 3 अंगूठियां लगी हैं। तो अपने को दीनहीन दिखाना और वैसे कहने का हमारा घर देख लीजिए पल्सर, भाई हम हर चीज मानने को तैयार है। लेकिन आपने अपने लड़के को, अच्छा ये भी कहते हैं कि मेरा बच्चा बिल्कुल मासूम है, उसको तो यही नहीं मालूम, सुबह कहाँ जाता था हमें मालूम नहीं, रात को कब आता था हमें मालूम नहीं। बहन कह रही कि उसने कहा कि मेरे लिए कुछ नाश्ता बना दो, मुझे भूख लगी, तो जब तक मैंने नाश्ता बनाया वो भूखा प्यासा घर से चला गया और उसके बाद एटीएस ने उठा लिया। अब एटीएस ने कैसे उठाया, और आपको तो बड़ी दया रही कि उसने खाना पीना बिना खाए चला गया, लेकिन उसके मंसूबे क्या थे इसके बारे में आपने सोचा है? अपने भाई, आपका भाई या आपकी जो औलाद थी, आपने उसके ऊपर जरूरी नहीं समझा कि समीर खान के ऊपर वांछित नियंत्रण रखा जाए? आपने उसकी गतिविधियों को संदिग्ध नहीं समझा कि किनसे मिल रहा है, कहां जा रहा है, किससे बात कर रहा है? और बातें सुन लीजिए बस 9 लाख की, हमारा बच्चा बड़ा मासूम है, हम लोग खुद भी जो है गमजदा हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, और उसके बाद कवर फायर देने वाले अब आ जाएंगे 2 दिन बाद। हमारे बेचारे बेगुनाह नौजवानों को किस तरीके से सरकार तंग कर रही है, 4 साल बाद छूट जाएंगे तब इसका इल्जाम। ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है कि अगर पुख्ता सबूत नहीं है तो इसलिए नहीं कि वो बाइज्जत बरी होंगे, बल्कि इसलिए बरी होंगे क्योंकि आरोप के ऊपर एक तरीके से बेनिफिट ऑफ डाउट भी करके, बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर उनको रिहा किया जाता है। ये नहीं कहा कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, और बेनिफिट ऑफ डाउट में जब बरी हुए तो हमारे जुडिशियल सिस्टम को सलाम कीजिए। ये मत कह दीजिए कि आपके बेगुनाह नौजवानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वरना कोई और किसी देश में होते आप अभी चीन में, इजराइल में, अमेरिका में, तो सारी जिंदगी चक्की पीसते, अब बाहर नहीं आते। वहां बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं, एक दफा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में आपका नाम आया तो आप और आपका परिवार जिंदगी भर के लिए जो है एक तरीके से बंधक हो गया, फिर उसमें कोई माफी का खरा थोड़ी होता है। और यहां तो एक तरीके से हमने अनाथालय बना रखा है, आरामगाह और धर्मशाला है, जिसको जब चाहे चला है। सर एक बुलंदशहर से भी तो स्लीपर सेल पकड़ा गया है ना, जो फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पता नहीं कितने सालों से भारत में रह रहा था, जबकि है पाकिस्तानी। ये भी किस्सा जो बड़ा दिलचस्प है और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा इनके बारे में। ये दिलचस्प किस्सा है, स्लीपर सेल जो एक्सपोज हुआ है ये बुलंदशहर में एक्सपोज हुआ है। इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इनके पास आधार है, दोनों फर्जी, ड्राइविंग लाइसेंस भी है और आधार भी। इनका नाम है सैयद वासित अली पुत्र सैयद लाइक अहमद। ये तो इनकी वल्दियत सुकूनत हो गई। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में ये रह चुके हैं और कई जनपदों में रह करके प्राइवेट नौकरी भी की है इन्होंने।
और पासपोर्ट के ऊपर इनके अलग अलग नाम है। एक पासपोर्ट में इनका जो नाम पता दिया है बासित इरशाद। अभी तक तो हमने आपको बताया कि सैयद बासित अली, अब है बासित इरशाद निवासी कराची पाकिस्तान, यानी कराची और पाकिस्तान का पता दिया है। इसके अलावा इनको देखे कि एक इनकी गिरफ्तारी 2012 में मेरठ में हुई थी, क्योंकि इन्होंने अपनी पहचान और अपना नाम गलत बताया था। ये पुराने सजा याफ्ता है, पुराने खिलाड़ी है, नए खिलाड़ी नहीं है। लेकिन बस ये था कि 2012 में अंजू जी अगर गिरफ्तार हुए थे तो अब तक इनको डिपोर्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन जो सिस्टम में कमियां हैं, सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, उसके चलते ये आगे बढ़ते चले गए और इनको डिपोर्टेशन नहीं हुआ। इनकी मां का नाम है बिल्किस फातिमा, जो भारत में 1981 में आई। 1981 में जब ये आई तो उसके बाद बासित उस समय 1981 में 5 साल का था, 1976 की इसकी पैदाइश है। मां दोबारा उन्होंने शादी की और उनको भारत का लॉन्ग टर्म वीजा मिल गया। लॉन्ग टर्म वीजा मिलने के बाद लेकिन बासित को नहीं मिला वीजा। 2012 में मां की मौत हो जाती है। बासित ने एक शादी कर ली मेरठ में और उससे बच्चे भी हो गए। ये लोग जिस तरीके से, देखिए, जिसका जैसे मां है, जब चाहा आगे शादी कर लिया, इन्होंने जब मन में आया शादी कर लिया, बच्चे कर लिए और एक कहानी पुख्ता तैयार कर दी। और इन्होंने मेरठ में 2 जगह नौकरी की, एक मेरठ में की और एक गुलावटी एक कस्बा है, वहां पर एक इन्होंने नौकरी की 2 जगहों पर, मेरठ और गुलावटी में। 2012 में इनके ऊपर 2 केस हुए थे। एक केस रजिस्टर हुआ था ब्रह्मपुरी थाने में मेरठ में, और अब बुलंदशहर में एक मुकदमा है। और इनका जो नेटवर्क है, सबसे बड़ी चीज है कि बिना नेटवर्क के अंजू जी ये चल नहीं सकते। एक पुख्ता मजबूत नेटवर्क था, उस नेटवर्क के चलते 2012 में ये बच गए, फिर बच गए। और आज भी जब जिस तरीके से बेखौफ होकर के इन्होंने शादी की, बच्चे पैदा किए और बिना किसी वेरिफिकेशन के मेरठ में नौकरी की, गुलावटी में नौकरी की, और जिस तरीके से नौकरी पे नौकरी, आप देखिए कि और हमारे यहाँ की जो लड़के उनको शायद नौकरी मिले ना मिले, इनको बड़ी जल्दी नौकरी मिल जाती है। तो जाहिर है कि कोई सपोर्ट सिस्टम होगा, उस सपोर्ट सिस्टम के चलते अंजू जी इनको नौकरी भी मिल जाती है, ये छूट भी जाते हैं। लॉन्ग टर्म वीजा मां को मिला, मां तो गुजर गई, लेकिन ये थे, लेकिन ये तब 2012 में भी डिपोर्ट नहीं हुए और आज भी डिपोर्ट नहीं हुए। खैर, एसपी सिटी का ये कहना कि हम इनकी पूरी बारीकी से छानबीन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक सेक्शन होता है लापता पाक नागरिक, कि प्रत्येक थाने में एक लापता पाक नागरिक रजिस्टर होता है और इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स के पास एक डॉक्यूमेंटेशन होता है लापता पाक नागरिक। तो जहां जहां लापता पाक नागरिकों की एक सूची होती है तो अंजू जी उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तलाशी होती है, पुरस्कार की घोषणा होती है और उसके आधार पर इनकी तलाश की जाती है। लेकिन जाहिर है कहीं न कहीं भ्रष्टाचार, इनकी मिली भगत या इनकी ऊंची पहुंच, उसको लेकर के ये बार बार बचते चले जाते हैं और इस बात का लाभ उठाते हैं। ये जीती जगती मिसालें हैं कि जिसने जब चाहा, अगर जेब में 4 पैसे हैं और मदद करने वालों की कमी नहीं है जातीयता के आधार पर, तो आप देख सकती हैं कि ये एक बहुत बड़े खतरे की दस्तक है। महेश जेठमलानी ने इन चीजों को लेकर के बहुत बड़ी ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि जाहिर है कि इनका एक सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर बहुत व्यापक है और भ्रष्टाचार छत चढ़ के बोल रहा है। महेश जेठमलानी ने जो बात कही है, मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूं और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, ये तो 3-4 नाम है। वो जो 5.5 करोड़ या 6 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत में घुसपैठिए घुस के आए हैं और जिन्होंने डेमोग्राफिक बदलाव कर दिया है, वो तो एक लंबी चौड़ी फेरिस्त है ना। एसआईआर आने से काफी हद तक लोग पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश भाग गए हैं, लेकिन अभी भी छानबीन करना जरूरी है। और ये जो तुषार चौहान है सर, इन लोगों के टारगेट पर तो नोएडा के वीआईपी थे, वहां पर एक ग्रेनेड से हमला करने वाले थे। और अभी जी, जी। 1 अप्रैल को भी तो लखनऊ से 4 ऐसे आईएसआई एजेंट पकड़े गए ना सर, उनके निशाने पर तो भीड़ भाड़ वाले इलाके और रेलवे ट्रैक थे। बिल्कुल आपने सही कहा। और उसके पहले अगर आप याद करें, शायद हम लोगों ने शो किया भी था, जो स्टैंड अलोन सीसीटीवी कैमरा जो रियल टाइम सूचना रेलवे ट्रैक की, स्टेशन की, अंबाला की, कैंट क्षेत्र की पाकिस्तान को दे रहे थे। ये तो ऐसा लगता है कि ये हमारी एजेंसीज वो बिल्कुल बहुत सटीक और इंफॉर्मेशन के ऊपर काम कर रही हैं कि ये बीन बीन करके इनको बेनकाब कर रही हैं। और आपने जो ये कहा कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस की बात इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की तरफ आई हैं, ये बड़ी भयावह स्थिति है। सर, मालदा हिंसा मामले में भी तो अब चार्जशीट फाइल करने की तैयारी हो गई है ना। सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, यानी ममता फंसेंगी। कि आपने देखा होगा कि मालदा में 1 अप्रैल को जो हमारे 7 जुडिशियल ऑफिसर्स और एक लेडी ऑफिसर जो अपने बेबी को लेकर के आई थी, जिस तरह से उनका घेराव हुआ
एक टीएमसी गुंडे और उसके इंस्टिगेशन के ऊपर, तो एनआईए को तफ्तीश दी गई। आपको जान के खुशी होगी कि आईजी सोनिया सिंह एनआईए की जो अफसर थी, नॉर्मली आपने सुना होगा ऐसी तफ्तीशें चलती हैं सालों, लेकिन 24 अप्रैल को, 1 अप्रैल को इन्होंने चार्ज दिया सोनिया सिंह ने, और 24 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल करके इंटरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। और सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया, संतोष व्यक्त करते हुए, कि इसके ऊपर अब दोबारा कुछ फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कार्रवाई हो गई वो अपने में है। चीफ जस्टिस में सूर्यकांत, जस्टिस पंचोली एंड जस्टिस बागची ने कहा कि आप अप्रोप्रिएट कोर्ट के सामने जाकर के ये चार्जशीट फाइल कर दीजिए, अब दोबारा कोई स्टेटस रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। तो आप समझती कि सोनिया सिंह ने कोई मामूली काम किया? घेराव, कंट्री मेड बॉम्ब, जिस तरीके से इन्होंने सीसीटीवी कॉम्प्रोमाइज किया और जिस तरीके से घेराव किया, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, और उसके बाद हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स को आपने चेस तक किया, तो साहस ये बहुत लंबी चौड़ी थी। और चूंकि मुझे इसका अनुभव था, मैं उम्मीद करता था कि आप कुछ भी कर लीजिए, इस इन्वेस्टिगेशन में कम से कम 4 महीने लगने वाले हैं, लेकिन सोनिया सिंह ने इसको 23 दिन में करके दिखा दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है सोनिया सिंह की रेपुटेशन भी यही है, ये मान के चलिए कोई इससे बचने वाला नहीं है, ये सब 10-10 साल के लिए जाएंगे जेल। और इसीलिए आप देखें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी काडर में खलबली मची हुई है कि कहां जाएंगे ये। तो अंजू जी, अब आप समझ सकती हैं कि ये बिल्कुल भयाक्रांत हो चुके हैं और ये शुभ संदेश है। लेकिन जो बहुत बड़ी नसीहतें हैं कि जो हर मोहल्ले गली से हर छत पे पकड़े जा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से गृह विभाग से मैं ये कहूंगा कि अब राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो पकड़ा जाए, तो आप ये मान लें कि 10 साल से शुरुआत होनी चाहिए, 10 साल से शुरुआत होनी चाहिए, और बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर हो कि हम निर्दोष हैं। अब स्टेट प्रूव न करे कि आप दोषी हैं, जैसे आपके कई एक एक्ट्स में ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर हो कि आप निर्दोष हैं। आपकी एफआईआर हो गई, स्टेट मान लेगा कि आप दोषी हैं, अब आप बताइए कि आप कैसे निर्दोष हैं। सर, ताज्जुब इस बात का होता है कि जिस तरह से आईएसआई ने पूरा रैकेट, पूरा जाल पश्चिम बंगाल में फैला रखा है, लगभग वैसा ही जाल वो उत्तर प्रदेश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का आईएसआई कतई नहीं चाहता कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी आए, और साथ ही साथ उनको योगी से भी बहुत डर लगता है। इसलिए कोशिशें हो रही हैं कि 2027 में जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी ना आए। तो इसीलिए आईएसआई दोनों राज्यों में पुरजोर कोशिशों में लगा हुआ है। आईएसआई पूरी तरीके से जहां उसको मौका मिले, उत्तर प्रदेश में तो उतना दाव नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ योगी की सरकार है और जो मिलता है तो मूल सूद समेत मतलब नुकसान उठा जाता है। और वही कहते हैं 24-26 बन गए थे, डूबे भी नहीं रहे। इनकी वो कुटाई होती है, वो कुटाई हो जाती है, और कहने वाली बात नहीं, लेकिन ये मान के चलिए यूपी अगर आए और 72 हुरों के पास जाना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। आज की तारीख में यह है कि अगर 72 हुरों के पास जाना है तो सबसे आसान रास्ता और छोटा, कम खर्च, बाला नशीन, यूपी आओ, सीधे 72 हुरे की तरफ तुमको रसीद कर दिया जाएगा। और सही बात है, पूरे उरे मिलने नहीं, छाती पे गोली जरूर लग जाएगी, इसलिए तुम जरूर आओ, और तुम्हारे इस्तेकबाल के लिए यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस मौजूद खड़ी। पहले भी तुम सबकी सेवा की गई थी और आज भी सेवा हो जाएगी। लेकिन पंजाब और राजस्थान में बहुत सुधार की जरूरत है, और पंजाब में खास तौर पे वहां पर बॉर्डर के ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं। बड़ी इमारतों पर ड्रोन से ड्रॉपिंग होती है, हथियारों की, ड्रग्स की, नकली करेंसी की। इसके अलावा पंजाब में सुरंगें भी खोद दी गई हैं कई तरीके की, जिसके नीचे से आकर के चरमपंथी प्रवेश कर सकते हैं। आपने पुलवामा में देखा होगा कि जब हुआ था तो सुरंग के जरिए ही विस्फोटक सामग्री अंदर आई थी। तो वही एक्सपेरिमेंट इन्होंने पंजाब में भी करने की कोशिश की है। लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी की सुरंग अगर खोदी जा रही है, सुरंग अगर खुदी है, तो उसका पता लगाया जाना अब उतना मुश्किल नहीं है, आसान है, और इसकी दिशा में कार्रवाई भी हो रही है। सर, ऐसी सुरंगें तो मुर्शिदाबाद वगैरह में मिली है जो बांग्लादेश से। उन्हीं सुरंगों पर तो कहा जा रहा था ना कि सांप बिच्छू छोड़ेगी अब केंद्र सरकार, ताकि वहां से उनकी आवाजाही बंद हो। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं सर, वहां तो राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है ना। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहां तो तृणमूल कांग्रेस जो सत्ता में, उन्हीं के ही ये प्यादे। बिल्कुल सही बात है। वो तो हमने सुना कि वहां की शीर्ष नेतृत्व, एक आपने सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इन्होंने कहा था सर काटने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वैसे जैसे अपने एक्सेंट में होता है। तो अब ये जब आपकी भाषा है, ये जब आपका प्राथमिकता है, ये जिस तरीके के आप, ये हमारी अमानत है, तो भाई आपकी अमानत, आपको मुबारक हो। देश बर्दाश्त नहीं करेगा न आपकी अमानतों को, और जो इनको आपकी अमानत मानते हैं उनको भी नहीं मानेगा।
नाई नाई कितने बाल, अब मालूम पड़ जाएगा 4 मई को ऊंट किस करवट बैठ रहा है, जिस करवट भी बैठे, लेकिन मेरा भारत महान और भारत माता की जैसे ही शुरुआत होगी। आप जीते तो भी, हारे तो भी, प्रेसिडेंट सूट लगे तो भी। अब भारत इस तरीके की गतिविधियां बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। काफी तमाशा हो गया, भारत को आपने धर्मशाला और अनाथालय बनाने की पूरी कोशिश की, अब नहीं चलने वाला है। सर, मालदा हिंसा की आंच आपको लगता है ममता बनर्जी तक भी पहुंचेगी? क्योंकि वो जो लोगों ने घेराव किया था हमारे 7 मजिस्ट्रेट का, वो किसके कहने पर वहां पर आए थे, किसके लिए आए थे? ये तो इस स्टेटस रिपोर्ट में होगा और चार्जशीट जब फाइल होगी उसमें भी सारा का सारा उल्लेख होगा। आपने बड़ी माकूल सवाल किया है और मुझे खुशी है कि इसकी विवेचना सोनिया सिंह आईजी कर रही है। आप जरा वहां जाकर के, आपके इतने स्रोत हैं, वहां देखिए सामान्य जो वोटर है पश्चिम बंगाल का, सामान्य जो वहां का वोटर है, सामान्य हिंदू है, कितना डरा हुआ है, कितना भयाक्रांत है, बोलने की हिम्मत नहीं है। एक न्यूज चैनल वहां पे गया था, सर्वे कर रहा था, टीएमसी के गुंडों ने मार के भगा दिया, कैसे तुम सर्वे करने चले आए यहाँ पर? और जिस तरीके की बात आपने कही है, उस 2 कौड़ी के एमएलए की हिम्मत नहीं होती हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स का घेराव करा करके पथराव कराने, और उसे ठसक देखिए। हमने घेराव थोड़ी किया था, हमने पानी और खाना जाने दिया, तो तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी हम जरा बंद कर देते हैं और सिर्फ पानी और खाना भेजेंगे। और मैं पूछते तुम्हारे कैदे, तुम्हारी सुर्खी रहती है तुम्हारे चेहरे पर, तुम खा जाओगे गश और तुम्हें आ जाएंगे, नर्वस ब्रेकडाउन होगा तुम्हारा। इसलिए वही बात किया करो जो लीगल हो और मॉरल हो। तुम्हारी बातें ना लीगल है ना मॉरल है। लेडी ऑफिसर उसका बच्चा, उसको भी आपने बंधक बनाया। बात कर रहे हैं कि साहब हमने कोई घेराव थोड़ी किया, लेकिन आपका जो निष्कर्ष है, जो आपकी जिसके आपने सोचा कि ये संभावना है, ये संभावना नहीं है, ये सच्चाई है, ये यथार्थ है कि बिना ममता की शह के या इंस्ट्रक्शंस के मजाल है कि जुडिशियल ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर दे। जाहिर है कि जब आपने जैसे जाके ईडी से फाइल छीनी, जैसे जाकर के आप धरना प्रदर्शन कर लेती हैं, आप ही के इशारे के ऊपर, वरना अगर आपके इशारे पे नहीं है तो भी आप जिम्मेदार हैं, और अगर आपके इशारे पे नहीं है तो भी आप जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री आप हैं, आपको ये सोचना चाहिए था, क्योंकि इस प्रशासन आपके हाथ में है, तब भी आपकी जिम्मेदारी आपसे ही शुरू होती है, आप पे ही खत्म होती है। बस सिर्फ देश और कानून सिर्फ आपको जानता है ममता जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। ममता बनर्जी की डगर बहुत मुश्किल है। 4 मई को हिसाब किताब हो ही जाएगा। अभी दूसरे दौर का मतदान होना बाकी है। अगर ममता जीत गई तो भी फंसेंगी क्योंकि ये चार्जशीट बिल्कुल तैयार खड़ी है। अगर हार गई तो भी उन्होंने फंसना है, तब तो वो चारों तरफ से फंसेंगी। अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है 4 मई को। लेकिन सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बोंगला। जय बोंगला।